मर्डर मिस्ट्री जिसको हू डन इट कहते हैं, किसने किया, उसकी तो बुनियाद सारी वर्ल्ड ओवर नावल की एक ही है। चाहे मैं लिखूं, चाहे कोई अमेरिका में लिखे, चाहे इंग्लैंड में लिखे, जापान में लिखे, कहीं लिखे, उसकी बेसिक स्टोरी सारी दुनिया में एक ही है। वो स्टोरी ये है कि एक कत्ल हो गया है, 5-6 लोग हैं, सस्पेक्ट है, और बाई मेथड ऑफ एलिमिनेशन जो हीरो है उसमें से छांट के वो कहता है भाई ए ने नहीं किया, बी ने नहीं किया, तो सी या डी ने किया होगा। दैट इज कॉल्ड हू डन इट। हू डन इट, किसने किया। यूं तो क्राइम फिक्शन की बात की जाए तो क्राइम के ऊपर जो फिक्शन लिखा जा रहा है वो क्राइम फिक्शन है। तो कहीं मर्डर होगा, कहीं हत्या होगी, कहीं चोरी डकैती छिनैती होगी, कोई बलात्कार होगा, कुछ और किस्म का वायलेंस होगा, और क्राइम फिक्शन उसके इर्द गिर्द होगा। तो बहुत सिंपल स्टोरी है। आज की तारीख में अगर कोई कहे कि क्राइम कुछ एक मिसक्रिएंट्स की वजह से है, तो वो नहीं है। ये हमारे एक समाज का हिस्सा है। हमारी इकोनॉमी, हमारी सोसाइटी, हमारे कल्चर, हमारे पूरे के पूरे सिस्टम ने कुछ खास चीज़ों को जन्म दिया है जो इसमें, जिसका ये रिफ्लेक्शन है। उन नॉवेल्स को जो सस्पेंस कहे जाते हैं, थ्रिलर कहे जाते हैं, जो मर्डर मिस्ट्री होती है, हम बार बार पढ़ते हैं, उन कैरेक्टर को और ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं। इमरान से जिंदगी कुछ रुस्वा सी चल रही थी। 1 महीने के अंदर अंदर पहले बीवी की मौत और फिर नौकरी में मिले सस्पेंशन ने जैसे उसकी कमर ही तोड़ दी थी। फ्रस्ट्रेशन और अकेलेपन में इमरान की जिंदगी के बस 2 ही सहारे रह गए थे, रॉयल स्टैग और क्लासिक माइल्ड। मलखागंज की एक गुमनाम सी गली में स्थित जैस्मीन बार अब उसका दिन रात का साथी बन चुका था। वो नशे में अपने सारे गम डुबा देना चाहता था। वो सिर्फ हमारे लिए एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, वो हमारे लिए एक सीखने का स्रोत है। फ्यूचरिस्टिक ऑथर जो लिख देते हैं वो कुछ समय बाद ऑटोमेटिकली सच हो ही जाता है। पाठक साहब के नॉवेल्स जब पढ़ने शुरू करे तो उनमें इतना रस आने लगा कि उसके अलावा किसी और को पढ़ने का मन ही नहीं करता था बिल्कुल भी। जो प्रेरणा आपको उन कैरेक्टर से हासिल होती वो लाजवाब, उसका कोई मुकाबला नहीं। वो इतना चीयर अप कर देता है वो किरदार कि मैंने तो उस किरदार को बिल्कुल अपने अंदर उतार लिया है एक तरह से। एन ऑथर विद अ रियल टेस्ट ऑफ इंडिया। अगर आप पाठक साहब को पढ़ते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप उनसे प्रभावित ना हो। मर्डर मिस्ट्री का बहुत चार्म होता है, बहुत अट्रैक्शन होती है। एक बार बंदे के, पढ़ने वाले के दिमाग में आ जाए कि ये किसने किया होगा, तो जब तक उसकी उत्सुकता शांत ना हो जाए वो किताब को छोड़ नहीं सकता। ये हमारे साथ एक प्लस पॉइंट है। सोशल नावल का क्या है, बोर हो जाओ छोड़ दो, या फैमिली ड्रामा टाइप के अगर नावल हैं भी नहीं पसंद आ रहा छोड़ दो। मर्डर मिस्ट्री में एक पकड़ होती है कि अगर रीडर एक बार चालू कर लेगा तो फिर उसने जान के रहना है कि ये कंक्लूड कैसे हुआ। इस वजह से वो फिर सिरे तक पढ़ेगा, बीच में नहीं छोड़ सकता। फिर एक दिन अचानक इमरान की मुलाकात रोजी से हुई। बड़े अकेले लग रहे हैं आप। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? क्या मैं आपको जानता हूँ? जानता तो इंसान अपने आप को भी नहीं है। मैं रोजी हूँ, इसी बार में डांसर हूँ। हर रोज़ इस कोने में जब आप अपने इन ख्यालों में खोए से रहते हैं तो मेरी नज़रें बस आप पर ही होती हैं। बार डांसर?
लेकिन तुम तो भले घर की लगती हो। वाह, आपका अंदाज भी खूब है। हमें अपना नाम भी नहीं बताया और लगे हमसे सवाल जवाब करने। माफ कीजिएगा, इमरान। इमरान नाम है मेरा। अब तो मेरे सवालों का जवाब दोगी ना तुम? मेरी भी एक जिंदगी थी, सपने थे, लेकिन राजेश की मौत के बाद सब कुछ बदल गया। राजेश? राजेश मेरे पति, हंसता खेलता घर था हमारा, लेकिन फिर कुछ लोगों ने राजेश को, खैर छोड़िए ये सब। अरे रुक क्यों गए? क्या हुआ राजेश के साथ? मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। पुलिस ऑफिसर? राजेश को भी 1 साल पहले पुलिस वाले ही उठा के ले गए थे, और 2 दिन बाद कफन में लिपटा हुआ शरीर वापस आया था। आई एम सॉरी रोजी, तुम्हारे साथ जो हुआ मुझे उसका बहुत अफसोस है। इमरान ने अभी रोजी से अपनी जिंदगी की कहानी बयां की। कैसे उसकी पत्नी को कुछ गुंडों ने मार डाला था और कैसे एक भ्रष्ट नेता के केस अपने हाथों में लेने के कारण उसे पुलिस की नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया था। लेकिन दोनों ही इस बात से बेखबर थे कि एक काली परछाई उन दोनों पर नजर रखे हुई थी। किसी ने मुझे मशवरा दिया है कि अभी तुम एक गुमनाम से अफसाना निगार हो, अगर तुम पैसा कमाना चाहते हो अपने कलम से तो चलो दिल्ली। दिल्ली का बाज़ार बहुत मशहूर है और वहाँ पे ऐसे लोगों की बड़ी कद्र मंजिलत है। मैं उन साहब के साथ में आया। यहाँ पे एक जगह है पुरानी दिल्ली में, वहाँ पे मैं गया, उनके मालिक से मिला, उनसे तारुफ़ हुआ। उन्होंने कहा कि क्या लिखते हो? मैंने कहा कहानियाँ लिखता हूँ। उन्होंने एक सिचुएशन दी, क्या इस पे कहानी लिख के मुझे दो। सिचुएशन बड़ी मामूली सी थी कि कॉलेज सीन था, कुछ लव स्टोरी लिखनी थी। मैंने वो 2-3 घंटे में जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे बैठ के वो कहानी पूरी की। एक रजिस्टर मुझे दे दिया था उन्होंने, रजिस्टर में लिखता रहा। जब मैं शाम में 4 बजे के करीब उनके पास में गया, वो पढ़ते रहे और मैं उनके चेहरे के उतार चढ़ाव देखता रहा। मुझे लग रहा था कि जब वो मेरी कहानी पढ़ रहे थे तो उन्हें मज़ा आ रहा है। वो कहानी ख़त्म करने के बाद में वो उठे और मुझे गले लगा लिया, अगरचे मैं BA का स्टूडेंट था। मेरी समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। बहरहाल उन्हें वो कहानी पसंद आई थी और उन्होंने मुझे उसी वक्त 200 रुपये निकाल के दिए कि ये कहानी हमने ख़रीद ली। अब कहानी तो बेच दी हमने, और वो 200 रुपये जो मेरी मुट्ठी में थे, उस वक्त मुझे ये लगा कि मैं दुनिया का सबसे अजीम इंसान हूँ, बहुत बड़ा बादशाह हूँ। वो 200 रुपये लेके खुशी के मारे में उछल गया। और 1-2 दोस्त मेरे आए थे, अलीगढ़ में मैं पढ़ता था, अलीगढ़ से मेरे साथ आए थे। हम लोग गए करीम में, खूब जम के खाना खाया, उसके बाद में फ़िल्म देखी, उसके बाद में रात की एक ट्रेन से अलीगढ़ वापस चले गए। ये मेरा पहला कदम था। वो कहानी मेरी ज़रूर थी, लेकिन उसमें मेरा नाम कहीं नहीं था। मैंने जितने नावल लिखे हैं उसमें से आधे प्रेस रिपोर्टर हीरो वाले हैं। 121 नावल मैंने सुनील चक्रवर्ती के, जो कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, वो लिखे हैं। उसके बाद मैंने एक तीसरा करैक्टर प्राइवेट डिटेक्टिव क्रिएट किया। तो मेरा दिल था कि कोई एक ऐसा हीरो मैं क्रिएट करूं जो ख़ास दिल्ली वाली किस्म का हो, ख़ास दिल्ली वाली। तो वो मैंने ख़ास दिल्ली वाली किस्म का हीरो बनाने की खातिर एक तीसरा हीरो खड़ा किया, सुधीर कोहली। उसके भी अब तक मैं 20 नावल लिख चुका हूँ।
मास अपील विमल में है, सुनील में है, जो मैंने और सुधीर बताया, अजीत सिंह बताया, ऐसे कैरेक्टर तो मैंने और भी क्रिएट किए हैं, उनको सीरियल कैरेक्टर बनाने की भी कोशिश की है, लेकिन वो इतने वो एक्सेप्टेबल नहीं बन सके। तो मर्डर मिस्ट्री की तो एक ही टाइप है, एक ही टाइप है, उसमें कत्ल बिना नहीं चल सकती, कत्ल एसेंशियल है, कत्ल तो होना पड़ेगा, मर्डर तो दिखाई दे रहा है। जनरली एक ही होता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, वो स्टोरी की ज़रूरत के मुताबिक है, लेकिन उसकी बैकबोन मर्डर ही है। अगर मर्डर नहीं है तो स्टोरी नहीं है। आज जैसे कोई दर्द बांटने वाला, जख्मों पर मरहम लगाने वाला मिल गया था। बातों का कारवां चलता रहा और जैस्मीन बार में मिले दो अजनबी उस रात एक होकर इमरान के घर की ओर चल दिए। कई काली तन्हा रातों के बाद आज रोजी और इमरान को एक दूसरे के साथ में रोशनी मिल गई थी। अगली सुबह इमरान की आंखों के सामने सियाह अंधेरा छा गया। रोजी की जिन रूमानी आंखों को देखकर वो सोया था, वो आंखें पथराई हुई थी। रोजी इमरान के बगल में मरी पड़ी हुई थी। इमरान का कलेजा मानो उसके मुंह में आ गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ये कैसे मुमकिन हो सकता था? उसकी नाक के नीचे से किसी ने बेरहमी से रोजी का खून कर दिया। इमरान की हालत मानो जैसे कांटों तो खून नहीं वाली थी। लेकिन पुलिस के उस सायरन ने इमरान को धरातल पर लाकर पटक दिया। उसके दिमाग में यह बात बिजली की तरह कौंधी कि उसका घर अब एक क्राइम सीन है और इस समय वो ही सबकी नजरों में गुनहगार है। सच्चाई का पता करना जरूरी था। आखिर क्यों मार दिया गया रोजी को? असली गुनहगारों का पता लगाने के लिए इमरान को पुलिस से छुपना होगा। यही सोचकर वो अपने घर से भाग निकला। कि लिटरेचर को तो उन्होंने रिस्पेक्टेबल मान लिया, उसको तो हाउसवाइफ का दर्जा दे दिया। और जो पल्प है, पल्प इज ए हार्लोट हु इज पॉपुलर फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। पाठक सर पर एक आरोप लगता है कि पाठक सर ने औरतों को सही लाइट में पिक्चराइज नहीं किया। माने पाठक सर ने औरतों को बहुत ही गलत लाइट में, बहुत असर्टिव, बहुत खूंरेजी किस्म की, बहुत ही वहशी किस्म की, बहुत ब्रूटल किस्म के कैरेक्टर्स उन्होंने बनाए हैं औरतों पर। उन्होंने एक बात कही थी जो एक्चुअल में उनसे कहा गया कि आपने सही अच्छी औरत की कोई कहानी क्यों नहीं लिखी। तो उन्होंने एक बात कही थी, हालांकि उन्होंने कोट नहीं किया था, एक अमेरिकन बहुत पॉपुलर हिस्टोरियन है, मैं नाम उनका भूल रहा हूँ, उन्होंने कहा था कि अच्छी औरत की भी कोई कहानी होती है क्या? क्योंकि अच्छी औरत उसको कहा गया जो समाज के सारे नॉर्म्स के हिसाब से चले, जो समाज की सारी मर्यादाओं के हिसाब से चले। और समाज की मर्यादाएं किसने बनाई? मर्दों ने बनाई। तो मर्दों ने अगर समाज की सारी मर्यादाएं बनाई तो उससे कन्फर्म जो कर गया वो तो हिस्ट्री से बाहर हो गया, वो तो हिस्ट्री का पार्ट कभी बन ही नहीं सकता। जिसने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई उसको आपको स्पेस देना पड़ेगा। आप अगर उसको स्पेस नहीं दीजिएगा तो आप ये कह नहीं पाएंगे कि इसने हमारे नियम तोड़े, वो मजबूरी में आपको स्पेस देना पड़ेगा। तो ये जो अच्छी औरत की कहानी वाली जो पूरी चीज़ थी वो इन एसेंस कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है। असल बात यही है कि ख़राब औरत उनको कह दिया गया जिन्होंने अपना असर्शन किया। हमारे यहाँ जो फिल्में बनती हैं वो भी दो टाइप की हैं, जैसे फिर लिटरेचर और पल्प है बुक्स में, फिल्में भी दो टाइप की है। एक मेन स्ट्रीम की फिल्में कहलाती हैं, एक आर्ट फिल्में कहलाती हैं। तो सारे न्यूज़ मीडिया वाले हर टाइप की फ़िल्म की रिव्यू छापते हैं, चाहे रद्दी से रद्दी फिल्म हो, चाहे उसको 0 रेटिंग दे, लेकिन उसकी रिव्यू वो छापते हैं। कभी ये नहीं कहते कि ये इस काबिल नहीं है कि हम इसकी रिव्यू ना छापें।
और जो आर्ट फिल्में हैं उनकी भी रिव्यू छापती हैं। यही स्टैंडर्ड वो बुक के साथ क्यों नहीं बरतते? पल्प फिक्शन बदनाम इसलिए हुआ कि सेक्स की अधिकता लोगों ने कहा कि हो गई है, अनसेंसर्ड किस्म की गंदी चीज़ें हैं, गलीज चीज़ें हैं, ये समाज में बच्चों के बीच में और लोगों के बीच में, परिवार के बीच में पढ़ने लायक चीज़ें नहीं हैं, इनको दूर रखना चाहिए। मैं इसमें एक बात और कहना चाहूँगा कि हमारे सिनेमा में भी ये ट्रेंड्स दिखते हैं कि सेक्स चूँकि बिक रहा है, लगातार बिक रहा है, हर मीडियम में बिक रहा है, प्रिंट में बिक रहा है, सिनेमा में बिक रहा है और सब चीज़ों में बिक रहा है। पूरे सिनेमा इंडस्ट्री को कोई रिजेक्ट नहीं कर दिया, पूरे सिनेमा को, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में उसमें जो एक्सपेरिमेंटल सिनेमा है, उसमें जो न्यू रियलिस्टिक जॉनर है, उसको किसी ने खारिज नहीं कर दिया। तो पल्प के साथ ये सौतेला बर्ताव क्यों? माय फादर नेवर लाइक दीज बुक्स, उनको लगता था कि ये डिस्ट्रैक्शन का काम करती हैं और पढ़ाई से ध्यान खींचती हैं। वो कॉमिक्स के लिए भी बड़े नाराज़ होते थे। अब लेकिन हम कहाँ सुधरने वाले हैं। तो आई स्टिल रिमेंबर कि मैं घर के पास एक लाइब्रेरी हुआ करती थी, किताबें किराए पे मिला करती थी और मैं अक्सर वहाँ जाया करता था। वो 10 पैसे उन दिनों फालतू लेता था मुझसे, सिर्फ ये छुपाने के लिए कि अगर मैं कोई नावल लेके जाता हूँ तो मेरे घर से अगर कोई क्वेरी हो जाए तो वो ना बताए। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि सब चीज़ें छुपा के पाठक साहब की किताबें पढ़ी हैं हमने। उस वक़्त पढ़ने पे बहुत पाबंदी थी, हर घर में थी कि भाई ये नावल ना पढ़े कोई। मैगजीन्स हैं, नावल्स हैं, अखबार भी 50-60 घरों में एक में कहीं आता था। तो वो ताश खेलना और ये किताब पढ़ना एक ही टाइप के ऐप माने जाते थे, इसलिए सख्ती से देखते थे कि भी कोई नावल तो नहीं पढ़ रहा। तो इस वजह स्कूल से छुट्टी होने के बाद करीब ही लैंडिंग लाइब्रेरी थी, पहले वहाँ से एक नावल लेते थे और रास्ते में गौशाला थी, उसके चबूतरे में बैठ के नावल पढ़ के वापस करके फिर घर जाते थे। घर में पूछ होती थी भी देर से क्यों आए, तो कह देते थे मास्टर ने रोक लिया। लेकिन एक नावल रोज़ पढ़ने की यही एक तरीका था। उसके बाद विंटर में घर भी ले आते थे, चोरी छुपे के कापी में किताब में छुपा के पढ़ लो। कभी पकड़े जाओ तो मार भी पड़ती थी और किताब फाड़ देते थे, पैसे देने पड़ते थे उसके, तो जो कि घर से तो मिलते ही नहीं थे। अब ईश्वर जानता है कैसे देते थे पैसे। लेकिन मेरे साथ बहुत बार हुआ कि माय फादर गेव मी ए थ्रेशिंग आल्सो एंड ही टोर द बुक आल्सो। तो बड़ा उसके बाद फिर सहमे रहते थे कि फिर रोज़ चेक होता था, दिखा कापी दिखा, इसमें किताब तो नहीं है। इस घटना को हुए 3 दिन बीत चुके थे। पुलिस 24 घंटे इमरान के घर के बाहर गिद्धों की भांति नजरें गड़ाए पहरा दे रही थी, लेकिन इमरान का कोई अता पता नहीं था। मलखागंज से 20-25 किलोमीटर दूर गोरखपुर की तरफ मुड़ते ही शीशम के घने जंगल शुरू हो जाते हैं। इसी जंगल में एक संकरी सी पगडंडी पर चलते हुए कुछ दूर पर खंडर नुमा इमारतों के बीच एक गेरुए रंग का छोटा सा घर भी है। अचानक दरवाजे पर किसी ने 3 बार बड़े ही स्टाइल से दस्तक दी। इमरान ने दरवाजा खोला। दरवाजे पर पुलिस की वर्दी पहने खड़े शख्स को देखकर वो खुशी से बोल पड़ा, विमल, अच्छा हुआ तू आ गया। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। पुलिस मुझे रोजी का कातिल समझ रही है। विमल इमरान का सबसे करीबी दोस्त और मलकागंज पुलिस स्टेशन का सब इंस्पेक्टर भी है। इमरान के सीक्रेट अड्डे का पता सिर्फ विमल को था। इमरान विमल को बता देना चाहता था कि वो बेकसूर है, उसने उस मासूम लड़की का खून नहीं किया। इससे पहले कि इमरान कुछ बोल पाता, विमल ने भरोसा दिलाते हुए कहा, मुझे सब मालूम है इमरान। जब रोजी का मर्डर हुआ तब मैंने उसके बारे में पूछताछ शुरू कर दी थी। कल रात रोजी की ऑटोप्सी रिपोर्ट आई। रोजी माँ बनने वाली थी इमरान। क्या? लेकिन उसके पति को मरे तो 1 साल।
और रोजी बदचलन किस्म की औरत नहीं थी, बेचारी मासूम थी वो। इसी बात ने तो मुझे हैरान कर दिया था इमरान कि आखिर ये बच्चा है किसका। हमने रोजी के फोन की जांच करवाई। रोजी के फोन से विक्की यादव और लल्लन नामक शख्स के धमकी भरे एसएमएस मिले हैं। विक्की यादव, मंत्री जी का बेटा विक्की यादव? हाँ, और ये जानकर तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि रोजी के बच्चे का बाप और कोई नहीं बल्कि विक्की यादव ही है। पति की मौत के बाद रोजी के संबंध विक्की यादव से बन गए थे। दोनों प्यार में थे, लेकिन शायद विक्की रोजी की प्रेगनेंसी से ज्यादा खुश नहीं था। इस कहानी में अभी और भी किरदार हैं। जो दूसरा शख्स रोजी को धमकी दे रहा था, लल्लन, वो मंत्री जी के लिए ही काम करता है। और लल्लन अब पुलिस कस्टडी में है। पॉकेट बुक ट्रेड में शैली की अपनी यूनिक हैसियत है, जो इस टाइप के दूसरे वर्ग काम करने वाले की कभी किसी दौर में भी नहीं बनी। एक ही ऐसा कलाकार पैदा हुआ है पॉकेट बुक के टाइटल बनाने हुआ, जिसके सारे पब्लिशर, जब जिस वक्त बहुत पब्लिशर होते थे, सब कस्टमर थे। उसको ये कहना पड़ता था कि मैं सबके लिए काम नहीं कर सकता, इतने टाइटल नहीं बना सकता। बाकी पॉकेट बुक ट्रेड में बहुत ऊंच नीच होती है। कोई बड़ा राइटर है, उसकी जगह लेने के लिए दूसरा बड़ा राइटर आ जाता है, जिसके लिए कहा गया है कि आज मैं जहाँ पर हूँ कल वहाँ कोई और था। ये बात शैली पर लागू नहीं है, इसकी जगह कोई नहीं ले सकता। 69 में या 68 में, मुझको ठीक ध्यान नहीं है, शायद 69 में, 1969 में मेरा पहला टाइटल एक उर्दू का एक डाइजेस्ट है हुमा, उसमें मेरा एक टाइटल छपा। 2010 तक लगातार ये मैं टाइटल पेजेस के लिए काम करता रहा। उसके बीच में मैंने टाइटल पेजेस इसके नॉवेल्स के बनाए, मैगजीन्स के टाइटल पेजेस बनाए, हिंदी जनरल बुक्स के बनाए, कॉमिक्स के बनाए, कुछ ऐड के डिज़ाइन भी बनाए। कुछ मैंने किसी ज़माने में जो है तो ग्रीटिंग वेडिंग कार्ड्स के लिए भी काम किया। कोई मैंने आज तक हिंदी का कोई नॉवल नहीं पढ़ा। कई बार तो मैं सिर्फ नाम पर बना देता था, और कई बार ऐसा होता था कि आउटलाइंस मुझे दे दी जाती थी, कैरेक्टर्स दे दिए जाते थे। पूरा नॉवल मैंने कभी नहीं पढ़ा किसी का। मैं एक ऐसा राइटर रहा हूँ जिसने अपनी कलम से मजदूरी की है, अपने कलम को आजमाया है। घोस्ट राइटिंग बड़ा अजीब सब्जेक्ट है। ये मौजू नहायत पुराना है। लोग लिखते हैं, लिखते चले जाते हैं। बहुत सारे काम हैं दुनिया में जो काम करते हैं। किसान है, वो हल चलाता है, बीज बोता है, फसल उगाता है। उसकी फसल पे किसी और का ट्रेडमार्क लगता है। एक तरह से ये भी तख्लीक है, घोस्ट, ये छुपी हुई। घोस्ट राइटर दुनिया के सामने आते भी हैं और पिन्हा भी हैं, छुपे हुए भी हैं। बहुत सारे लोग लिखते हैं और वो इसीलिए लिखते हैं, जैसे मैंने अर्ज़ किया, कि उनकी ज़रूरत होती है। वो अगर अपने नाम से लिखें तो उन्हें उतना पैसा नहीं मिलेगा, बल्कि कुछ भी नहीं मिलेगा। वो दूसरे बड़े राइटर्स के लिए लिखते हैं, इसलिए वो राइटर उन्हें पैसा देता है और वो अपने नाम से ज़्यादा पैसा कमाता है। और ये हर दौर में होता रहा है। सिर्फ राइटर ही नहीं, बल्कि जितने भी दस्तकार हैं, वो अपनी मेहनत करते हैं, उन्हें उसका मुआवजा उतना नहीं मिलता। मामूल ये हो गया है कि मैं अलीगढ़ से हर महीने में 2 या कभी कभी 3 मरतबा आता था, या कभी 1 मरतबा आता था। जब भी वो कहानी मुकम्मल हो जाती थी, एक नावल उनके हवाले करता था। वो नावल पॉकेट बुक्स की शक्ल में छपता था। उस नावल की सिर्फ अहमियत इतनी थी कि वो सफ़र के दौरान लोग ख़रीदते हैं, पढ़ते हैं, मज़ा लेते हैं, उनका सफ़र आसानी से कट जाता है। उसके बाद में वो उसको फेंक देते हैं। मेरे लिए उसकी भी कोई अहमियत नहीं थी, इसलिए कि मुझे उससे जो मुआवजा मिलता था, मेरे लिए वो बहुत था। थ्रिलर सीरीज़ में हर नावल में एक अलग अलग किरदार होते हैं, उन्हीं के ऊपर सारी कहानियाँ होती हैं।
एक किरदार जो मेरे को उसमें सबसे अच्छा लगता है वो है इंस्पेक्टर विक्रम सिंह का। वो था डायल 100 नाम के नावल में। वो अपनी ड्यूटी के प्रति इतना ज़्यादा जिम्मेदार था, इतना ज़्यादा कर्तव्यपरायण था कि मेरा दावा है कि अगर हिंदुस्तान की पुलिस पूरी इंस्पेक्टर विक्रम सिंह की तरह हो जाए तो 15 दिन के अंदर पूरे हिंदुस्तान में से क्राइम गायब हो जाएगा। जिस रात रोजी का खून हुआ उस रात लल्लन इमरान और रोजी पर नजर रखे हुए था। उन दोनों की ड्रिंक्स में एक नशीला पदार्थ मिलाने वाला इंसान लल्लन ही था। इस वजह से उस रात क्या हुआ इमरान को कुछ याद नहीं। हम रोजी को इंसाफ दिलवा कर रहेंगे। अब ध्यान से सुनो, मेरे पास एक प्लान है। मैंने इतनी मर्डर मिस्ट्रीज लिखी हैं 150 से ऊपर, जो मतलब है क्राइम डिटेक्शन पे, हू डन इट पे बेस्ड है कि कत्ल किसने किया, कि मेरे पढ़ने वाले मेरे को समझने लगे हैं कि मैं क्रिमिनोलॉजी का बहुत बड़ा ज्ञाता हूँ। मेरे को पर्सनली मैं क्रिमिनोलॉजिस्ट जितना ज्ञान मेरे को इस कारोबार का है, जबकि ये बात सच नहीं है। पढ़ने वाला पर इसका इतना असर है कि जयपुर से एक बार एक पुलिस ऑफिसर ने अपनी एक केस फाइल मेरे को भेज दी कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है, बिल्कुल मर्डर का केस है, कातिल पकड़ा नहीं जा रहा, सब ने जोर लगा लिया। तो आपको इन बातों का बहुत ज्ञान है, आप इसको स्टडी करके आप बताइए कि सारे सस्पेक्ट्स के नाम, सारे सस्पेक्ट्स के बयान, सब कुछ उसने मेरे को भेज दिया कि इसको आप पढ़ के स्टडी करके आप बताइए कातिल कौन होगा। मैं कैसे बताता, नहीं बता सकता था। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, बेंगलोर जाया करता था, दिल्ली से मेरी ट्रेन जाती थी कर्नाटक एक्सप्रेस। मैं हर रेलवे स्टेशन पे उतर के सबसे पहले किताबों की दुकान पे दौड़ता था। एक स्टेशन था दौंड। जब कर्नाटक एक्सप्रेस वहाँ जाके रुकती थी तो सब लोग खाना खाने के लिए दौड़ते थे। ट्रेन में खाना मिलता नहीं था और दौंड ऐसा स्टेशन था जहाँ पे खाना मिलता था। उसके बाद 4 घंटे ट्रेन कहीं रुकती नहीं थी और मैं खाना खाने के लिए नहीं दौड़ता था, मैं सीधे वहाँ की लाइब्रेरी बुक स्टॉल पे दौड़ता था, क्योंकि मुझे वहाँ पे बहुत किताबें मिल जाती थी। और टूरिंग में भी मेरा ये शौक़ हमेशा बरकरार रहा। जब भी मैं किसी भी रेलवे प्लेटफॉर्म पे पहुँचा, चाहे वो रांची हो, धनबाद हो, कलकत्ता हो, बम्बई हो, पटना हो, कानपुर हो, इलाहाबाद हो, हर जगह मुझे याद है कहाँ कहाँ से मैंने कौन कौन सी किताबें खरीदी। अपना कलेक्शन मैंने पूरा रेलवे स्टेशन के इन्हीं बुक स्टॉल से हासिल किया। There was a South Asian country, Maldives, and I was traveling there, and I was in the capital of Maldives, which is Malé. तो बड़ा खूबसूरत सी याद है कि मेरी फ़्लाइट एक्चुअली डिले हो गई थी 3 घंटे करीब। तो मैंने सोचा कि चलो बाहर घूम के आते हैं, शहर है, नया है। तो मैं बाहर आ गया और आसपास घूमने लगा। वहीं तो एक बुक स्टॉल मिल गई। अब क्योंकि किताबों से संबंधित काम धंधे में लगे हुए हैं तो किताबों की दुकान में घुस गए। वहाँ पर पाठक साहब की एक अंग्रेज़ी की ट्रांसलेशन मिली, 65 लाख ईस्ट। मैं बड़ा हैरान हुआ, तब तक मुझे पता ही नहीं था कि पाठक साहब की किताब अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट हुई है। तो अब वो दिखी, तो दिखने के बाद छोड़ने का तो मतलब ही नहीं। तो वो फ़्लाइट का क्या होगा, टिकट्स का क्या होगा, वापस अंदर पहुँचना है, तो सब दिमाग से निकल गया। सिर्फ ये रह गया कि ये किताब लेनी है। तो वो किताब मैंने तुरंत पकड़ी। एंड नॉट मैनी बिलीव एक्चुअली कि आई पेड $900 फॉर दैट बुक विच हैड अ कवर प्राइस ऑफ आई थिंक 170 रुपीज़। तो 170 रुपये की किताब के लिए मैंने 900 रुपये एक सेकंड में दिए। इट वॉज नॉट अबाउट इट वॉज नॉट अबाउट अ बुक, इट वॉज नॉट अबाउट मनी, इट वॉज नॉट अबाउट एनीथिंग एल्स, इट वॉज अबाउट
what I feel is that कि it was about my love, it was about my attraction towards my author. हमारे घर के पास में किराए की एक शॉप थी जहाँ से हम नावल किराए पे लाके आते थे और पढ़ते थे। लेकिन उस समय क्या है कि इतना ज़्यादा चस्का था पढ़ने का कि नावल लेके आए और उसको 2 घंटे में ख़त्म कर दिया। अब दिक्कत ये होती थी कि 2 घंटे बाद अब दोबारा 25 पैसे कहाँ से लाएं किराए पे नावल लेने के लिए। तो मैंने और मेरे कज़न ने ये प्लान किया कि यार ऐसा करते हैं, नावल वाले के यहाँ जाएंगे, नावल एक लेंगे और एक नावल उठा के चुपचाप यहाँ पर घुसेड़ लेंगे हम अपना। तो ऐसा जो है कि हम 15 दिन तक रोज़ करते रहे, एक नावल पढ़ते और एक नावल छुपा के ले आते वहाँ पे। अब दुकान वाला परेशान कि रोज़ मेरे नावल जा कहाँ पे रहे हैं, कम कहाँ हो रहे हैं। वो निगाह उसने रखनी शुरू कर दी। तो एक दिन क्या हुआ कि उसने मेरे को और उसको पकड़ लिया। वो कुछ नहीं बोला, जब जाने लगे तो उसने कहा कि यहाँ जो नावल छुपाया आपने वो निकालिए। अब वो हम इतने शर्मिंदा हुए, हालांकि हम उस समय 10th स्टैंडर्ड में ही पढ़ते थे, तो हमारी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। तो उसने पूछा कितने दिन से कर रहे हो ये काम, हमने बताया। तो उसने कहा आप घर जाओ, जितने भी हैं सारे लेके आओ। तो हम दोनों जो है 15-15 नॉवेल्स उसके उठा के आए, वापस करे और कान पकड़ के माफ़ी मांगी कि भैया आगे से ऐसा नहीं करेंगे। अरे प्रणाम मंत्री जी। प्रणाम विक्की भैया। अरे ललनवा, हम सुना है पुलिस वाले तो का काफी परेशान किए नहीं रे, लेकिन फिर भी तू हमरे खिलाफ एको शब्द नहीं बोला। शाबाश रे तो का। अरे ये तो हमारा फर्ज है मंत्री जी। आपके नमक का कर्ज तो हम जीवन भर भी नहीं चुका पाएंगे, और हम तो बस प्यादा हैं। असली दिमाग तो आपका है सरकार। विक्की भैया की जान बचा ली आपने। अरे बाबूजी, हमारा जान तो बचा लिए हैं, तुम्हारा कौन बचाएगा बे? रहोगे ना हमारे नमक के वफादार? अरे तू तो बड़ा ही भोला है रे ललनवा। असली खेला तो तुझको पता ही न है। दिसंबर यादव ने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। इस खेल में ऐसा पासा फेंका इस बार की एक ही तीर से 2 निशाना मार गिराया हूँ। जैसे हम जिस समाज में रहते हैं उसमें किसी भी सेक्सुअल रिलेशनशिप में पहल जो होती है वो आदमी करता है, औरतें कभी पहल नहीं करती हैं। फैसिनेशन इस चीज़ का रहता है कि कभी औरत पहल करे। तो कूगर एंड मिल्फ, दीज आर 2 थिंग्स जो पॉर्न में या और सब जगहों पर बहुत बहुत पॉपुलर हैं, क्योंकि वहाँ औरतें पहल करती हुई दिखाई देती हैं। पुराने ज़माने के अगर नॉवल अभी भी मिलते हैं तो उनमें यही दिखता है, औरत है, कम कपड़े में है और सुंदर औरत है, मोस्टली ब्लॉन्ड औरत है। मतलब स्टीरियोटिपिक टाइपिंग की हद है। ब्लॉन्ड सुंदर औरत, कम कपड़े में और हाथ में बंदूक है, और हो सकता है खून हो, कुछ लाश हो, कुछ और हो। तमिल अभी एंथोलॉजी ऑफ तमिल पल्प फिक्शन ब्लाफ्ट ने पब्लिश किया था। उसके कवर पेज पर एक औरत है जिसका क्लीवेज दिख रहा है अच्छे से और वो खून पी रही है, उसके मुंह से मतलब खून टपक रहा है। तो ये तो एकदम है ही। उसमें पब्लिशर्स को लगा, पब्लिशर्स कोई बहुत ही सोशली कॉन्शियस लोग नहीं होते हैं, उनको तो मार्केट में जो ट्रेंड समझ में आ रहा है उसका इस्तेमाल करना, पैसा कमाना उनका उद्देश्य होता है। तो उनको लगता है कि यही चीज़ है जो बिकती है, तो डाली जाए, अंदर हो न हो लेकिन डाली जाए। तो इसलिए अंदर सेक्स हो न हो, कवर पर ज़रूर सेक्स होगा। राइटर क्या कहता है वो अपनी जगह, पब्लिशर क्या कहता है वो अपनी जगह, लेकिन मैं अपना टाइटल बनाकर पहले सामने रख के देखता था कि स्टॉल वैल्यू के हिसाब से मेरे दिमाग में एक चीज़ थी, स्टॉल वैल्यू। तो स्टॉल पे रख कर एक डिज़ाइन या एक किताब कैसी लगती है, मैं खुद अपने टाइटल को रख के देखता था कि ये दूर से आदमी देख के इसे उसको क्या लगेगा, क्या मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसको जल्दी से दौड़ के उठाऊँ या खोल के देखूँ या पढ़ के देखूँ या देखूँ, इसको करीब से देखूँ। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर किसी पाठक ने या किसी स्टॉल पे खड़े हुए आदमी ने अगर टाइटल देखकर नावल उठा लिया तो मैं सक्सेसफुल हूँ। बाकी पढ़ने के बाद वो राइटर्स को क्या कहेगा, फिर वो राइटर की बात है। अब फोटोशॉप में ये बड़ी आसानी से पॉसिबल है कि एक फेस इधर से ले लीजिए, कोई एक्शन फिगर किधर से ले लीजिए, कोई लेडी फेस कहीं से ले लीजिए, जैसी आपका नावल जो की रिक्वायरमेंट हो। तो वो उसमें से अगर मान लीजिए 10 टाइटल हैं तो उसमें से 10 नए बन सकते हैं।
तो कोई भी पब्लिशर मुझे कई हजार रुपए देने क्यों अफोर्ड करेगा, आप बताइए, है या नहीं? कि लिखना भी एक तरह नशा होता है, नशा होता है, बहुत दिल लगता है। लिख चुकने के बाद 4 लोग तारीफ़ कर दें तो बड़ी सेंस ऑफ अचीवमेंट महसूस होती है, अभी मैंने लिखा है, मैंने लिखा है, बड़ा अभिमान होता है। और उसमें एक मन में संकल्प आता है कि अगली बार मैं इससे भी अच्छा लिखूंगा, चाहे ना लिखा जा सके, लेकिन कोशिश तो होती है ना। तो ये बात भी राइटर के लिए ऑक्सीजन का काम करती है कि थोड़ी उसे तारीफ़ हासिल हो जाए। 4 लोग कह दे भी बड़ा बढ़िया लिखता है तो उसको लगता है कि आई एम ऑन राइट ट्रैक, ये मैं करना है, इसलिए करना है क्योंकि दूसरा नहीं कर सकता। तो इस बात में अभिमान महसूस होता है, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। फिर सबसे बड़ी एप्रिसिएशन है, एप्रिसिएशन से तो बहुत ही दिल खुश होता है भी 4 लोगों को पसंद आई। लोग जानते हैं मेरे को, वाकफ़ है मेरे नाम से, कहीं से गुजरू तो कहते हैं भी ये SM पाठक है, राइटर लिखता है, अच्छा लगता है। ठीक हो गया। एक बात जिसकी मुझे बहुत खुशी होती है वो ये है कि मैं सिर्फ एक पाठक ही नहीं रहा, मैंने न जाने कितने लोगों को पाठक साहब को पढ़ने के लिए प्रेरित भी किया। जब मैं हॉस्टल लाइफ में था, मैं अपने साथ के तमाम अपने दोस्तों को पाठक साहब की किताबें लाके पढ़ने के लिए दिया करता था। उनके टेस्ट के हिसाब से जिसको सुधीर जैसी किताबें पसंद आती थी मैं उनके लिए सुधीर सीरीज लाके देता था, जिसको थ्रिलर पसंद आते थे मैं उनको थ्रिलर लाके देता था। वहाँ से जो मेरा शौक़ एक शुरू हुआ लोगों को पाठक साहब की किताबें देने का, वो आज तक जारी है। जब कोई आके तारीफ़ करता है कि हाँ मैंने एक बहुत अच्छी किताब पढ़ी और मुझे और भी किताबें लाके दो, मुझे लगता है कि हाँ मैंने कुछ किया है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि कुछ 3 साल पहले फेसबुक पे हमारा एक ग्रुप बना पाठक साहब का फैंस, जिसमें सारे इकट्ठे हुए। मेरे ज़िंदगी में इतने दोस्त नहीं बने जितने इन 3 सालों में हमारे दोस्त बने हैं। लगभग 20-25 से भी ज़्यादा दोस्त बने हैं जिनसे कि नियमित रूप से हम मिलते रहते हैं। मैं आज जो भी हूँ, और मेरे जैसे बहुत सारे लोग ये बात बोलेंगे कि जो भी कुछ हमारा कैरेक्टर डेवलप हुआ है उसके पीछे बहुत 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 बड़ा हाथ शायद पाठक साहब की किताबों का रहा है। तो उन्होंने जो किताबें लिखी उनको पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि मेरा चरित्र इस तरीके का बन गया है जैसा मैं आज हूँ। सच के लिए लड़ना, परेशानियों के आगे डिगना नहीं, जिस चीज़ पे आपका विश्वास हो उस चीज़ को छोड़ना नहीं, ये उन्होंने, उनसे सीखा मैंने इस चीज़ को। तुमको याद होगा कि 1 साल पहले हमारा राजेश नाम का ड्राइवर था, उस साले को ISI और हमारे बीच हुए डिलवा के बारे में पता चल गया था। वो हमको ब्लैकमेल करने लगा, बिशंबर यादव को ब्लैकमेल कर रहा था। तो हमने साले की जिंदगी को ही ब्लॉक कर दिया, मार दिया हरामजादे को। और किस्मत का खेला तो देखो, हमारे साहबजादे को इसक भी हुआ तो किससे? उस साले राजेश की विधवा रोजी, 2 कौड़ी की डांसर, पेट में विक्की का पाप लेकर घूम रही थी। उस कलमुही को भी ठिकाने लगा दिया हमने। पर ललनवा, सबसे बड़ा खेला तो ऊपर वाले ने खेला। साला क्या कोइंसिडेंस था। वह हरामजादी रोजी उसी इंस्पेक्टर के पास पहुंच गई जो ससुरा हम पर करप्शन का मुकदमा चलाने की सोच रहा था। तो रोजी जी को उसी इंस्पेक्टर के घर में हमारे विक्की ने मौत के घाट उतार दिया। वो साला कल का इंस्पेक्टर जानता नहीं था कि वो
आग से खेल रहा है। हैंड्स अप। तुम्हारा खेल खत्म है विशंबर यादव। तुमने अभी जो कुछ कहा वो सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है। तुम्हारा आदमी लल्लन सरकारी गवाह है। न सिर्फ रोजी की हत्या बल्कि ISI वाली डील, राजेश की मौत और मेरे सस्पेंशन, इन सब के जिम्मेदार तुम हो यादव। और तुमने अपने सारे जुर्म खुद ही कबूल लिए। इसे कहते हैं एक तीर दो निशाने। एक तीर दो निशाने। एक तीर दो निशाने। मेरी जान मैंने कहा, मेरी जान तूने सुना, मेरी जान मैंने कहा, मेरी जान तूने सुना, दिल ने दिल से क्या कहा, मेरी जान मैंने कहा, मेरी जान तूने सुना, मेरी जान मैंने कहा, मेरी जान तूने सुना।